हेलो फ्रेंड्स, राहुल सिसोदिया एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, बिहार में जो शिक्षक भर्ती होने जा रही है 2023 की, ये आपकी अगर बोला जाए तो ये अतिशयोक्ति भी नहीं होगी कि ये अब तक की एक साथ इतने पदों पर सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। इसमें जो आपके पद हैं लगभग 1,75,000 के समथिंग एक साथ पदों पर ये भर्ती होने जा रही है। ये जो भर्ती है वो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय तीनों विद्यालयों में आपकी भर्ती होगी। अच्छा, सबसे देखिए हम आपको बता देते हैं इस वीडियो में हम आपका किस किस बात के बारे में आपको बताएंगे। पहला तो हम जो बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा जो शिक्षक भर्ती होने जा रही है, तीनों का सिलेबस जारी कर दिया है। यानी जैसे सुपर टेट बोलते हैं, यूपी में जैसे सुपर टेट बोला जाता है, वही यहाँ पर एक तरीके से मान के चल सकते हैं कि सुपर टेट का आपका सिलेबस यहाँ पर जारी कर दिया गया है इनके द्वारा। देखिए, सुपर टेट की परीक्षा को यानी कि बिहार में शिक्षक भर्ती होने जा रही है, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में वही अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने बिहार टेट या फिर सी टेट जो कि सीबीएसई आपका केंद्र सेंट्रल कराता है, जो उसे क्वालिफाइड है, वही आपका प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में जो वैकेंसी है उनका सुपर टेट अर्थात लिखित परीक्षा को दे सकते हैं। देखिए, दूसरी बात हम आपको यहाँ पर सिलेबस बताएंगे बिल्कुल कंप्लीट रूप से, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा जारी किया गया है, प्लस नेगेटिव मार्किंग क्या है, किस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। दूसरी बात हम करेंगे इसमें मेन बात क्या, अदर स्टेट के स्टूडेंट इसमें सम्मिलित हो सकते हैं या फिर नहीं। अगर नहीं हो सकते हैं तो वो अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है वो किस प्रकार इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, उसका भी हम आपको तरीका यहाँ पर बताएंगे। एकमात्र तरीका है जो कि आपके विद्यार्थी अदर स्टेट के इस भर्ती में भी सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए तो फिर जल्दी से देखते हैं, समय को बर्बाद न किए हुए। देखिए, पहली बात तो यही है, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक जो आपकी 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक के लिए जो लिखित परीक्षा है, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की होनी है, उसके देखिए टोटल किस प्रकार डिवाइड किया गया है। पहला पेपर है भाषा आर्ता का, वो आप चाहे प्राथमिक का एग्जाम दें, चाहे उच्च प्राथमिक का दें या फिर माध्यमिक का दें, सभी के लिए ये पेपर अनिवार्य है। जो भाषा वाला है, लैंग्वेज वाला है, इसमें होगा क्या कि प्रश्नों की संख्या 100 पूछी जाएगी, यानी 100 प्रश्न रहेंगे, जिसमें भाग 1 में 25 और भाग सेकंड में 75, यानी जो 100 क्वेश्चन है 2 पार्ट में डिवाइड रहेंगे। फर्स्ट पार्ट में 25 और सेकंड पार्ट में 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम कितना मिलेगा इस पेपर के लिए आपको? जो फर्स्ट पेपर है भाषा क्वालिफाइंग वाला, इसमें परीक्षा की अवधि 2 घंटे की रहेगी। इसमें कुल अंक कितने के हैं? 100 अंक है। वही जिस प्रकार क्वेश्चन है उसी हिसाब से अंक डिवाइड है। भाग फर्स्ट के लिए 25 अंक और भाग सेकंड के लिए 75 अंक है। यहाँ पे देखिए बता भी दिया है, अभ्युक्ति प्राथमिक से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिए ये पेपर देना अनिवार्य है। यह पत्र 2 भागों में यथा भाग 1 और भाग सेकंड में होगा। भाग 1 में अंग्रेजी भाषा का सभी के लिए अनिवार्य होगा, यानी जो 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे। सेकंड में से 3 लैंग्वेज है, एक हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, बांग्ला भाषा, तीनों में से किसी एक भाषा का चुनाव करना होगा, जो कि भाग सेकंड में 75 क्वेश्चन है। यानी फर्स्ट पार्ट इंग्लिश का 25 क्वेश्चन आएंगे, भाषा सेकंड में से 75 क्वेश्चन आएंगे, हिंदी में से 75, जिस भाषा का आप चयन करते हैं, उर्दू में से 75 और बांग्ला भाषा में से 75, किसी एक का आपको भाषा सेकंड वाले पार्ट में चयन करना है लैंग्वेज का। अच्छा, इस पत्र का आर्ता यानी क्वालिफाइंग कम से कम 30% अनिवार्य है, यानी कि इसे क्वालिफाइंग करने के लिए आपको मिनिमम 30% लाना जरूरी है। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए, सेकंड पेपर है आपका, वो सामान्य अध्ययन का है, जिसमें कि देखिए 150 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का टाइम रहेगा और 150 अंक का होगा ये पेपर। ये देखिए किसके लिए सामान्य अध्ययन है? प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए सामान्य अध्ययन का पेपर है, जो कि उन्हें प्राथमिक गणित यानी मैथ आएगा आपका, मानसिक क्षमता परीक्षण यानी कि जैसे रीजनिंग बोलते हैं, सामान्य जागरूकता यानी जीएस, सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो इंडियन मूवमेंट्स हैं उनसे, और भूगोल, जियोग्राफी एंड एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण शामिल है। ये आपका सिलेबस है। जो सेकंड पेपर है सामान्य अध्ययन का 150 अंकों का है, उसके लिए जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलना है। अच्छा, दूसरी बात क्या बताइए इसमें? देखिए, सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। इसका जो स्तर है वो उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अवलोक में होगा। यानी स्तर तो जो देखिए संबंधित तो सिलेबस से रहेंगे, लेकिन उनका जो स्तर है वो थोड़ा हाई रहेगा, मान सकते हैं आप 10+2 लेवल का रहेगा एनसीईआरटी बेसिस। अच्छा, बात करते हैं हम तीसरे, ये प्राथमिक के लिए चयन प्रक्रिया थी और उनका सिलेबस था। देखिए तीसरे पार्ट में दिया गया विषय एवं सामान्य अध्ययन,
इसमें आपके 150 क्वेश्चन है। भाग 1 में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भाग सेकंड में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम इसमें 2 घंटे है और जो अंक हैं वो भी कितने हैं, 150 अंक का ये पेपर है। और भाग 1 का 100 अंक का, भाग सेकंड का कितने का है, 50 अंक का है। ये माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है। यह पत्र 2 भाग में होगा, यथा भाग 1 एवं भाग सेकंड। भाग 1 में 100 अंक और भाग सेकंड में कितने होंगे, 50 अंक। भाग 1 में क्या होगा वो समझे। एक विषय पत्र है, उम्मीद इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है, जैसे हिंदी है, बांग्ला है, उर्दू है, जिस सब्जेक्ट का आप देना चाह रहे हो। उर्दू है, मैथिली, संस्कृत है, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान। जिस ये जो 100 क्वेश्चन होंगे वो किस में आएंगे, जिस सब्जेक्ट से आप देना चाह रहे हो उसके कितने होंगे, ये भाग 1 में अर्थात 100 क्वेश्चन दिए होंगे। अच्छा, भाग सेकंड की बात कर ली जाती है। इसमें क्या है, एक सामान्य अध्ययन पत्र है जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के अवलोकन में होगा। इसमें प्राथमिक गणित पूछा जाएगा, सामान्य जागरूकता जीएस पूछी जाएगी, साइंस पूछी जाएगी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल शामिल होंगे। कहने का मतलब ये है कि माध्यमिक शिक्षक के लिए 2 पेपर, मतलब एक प्रश्न पत्र होगा, वो कितने का होगा। देखिए इसमें है क्या है, हम आपको क्लियर रूप से वैसे बता देते हैं। देखिए पहला जो पार्ट है भाषा अर्हता का, चाहे वो प्राथमिक का टीचर हो चाहे माध्यमिक का टीचर हो, किसी का भी टीचर हो, उसे भाषा अर्हता का तो पेपर देना ही देना है। उसमें 30% क्वालिफाइंग नंबर लाने ही लाने। जो सेकंड वाला सामान्य अध्ययन का है वो तो प्राइमरी अध्यापकों को देना है, जो प्राइमरी का अध्यापक बनना चाहते हैं प्राथमिक का। और जो तीसरा वाला पॉइंट लिखा है विषय एवं सामान्य अध्ययन, ये किसको देना है, ये आपका माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए देना है। उसमें 2 पार्ट रहेंगे, भाग 1 में 100 जिस सब्जेक्ट का देने जा रहे हो उसके 100 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट के, और भाग सेकंड में कौन से क्वेश्चन आएंगे, ये 50 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें बताया गया कि मैथ पूछा जाएगा और सामान्य जागरूकता, सामान्य साइंस और ये सभी भूगोल इत्यादि पूछे जाएंगे। देखिए सेम प्रोसेस विषय एवं सामान्य अध्ययन, ये किसके लिए, वो प्राथमिक के लिए था, फिर माध्यमिक के लिए था, ये किसके लिए, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए है। प्रोसेस वही है। भाग 1 में 100 अंक आएंगे सब्जेक्ट के, जिस सब्जेक्ट से देना चाह रहे हो, और भाग सेकंड के 50 क्वेश्चन आएंगे और 50 क्वेश्चन में वही सिलेबस रहेगा। यही इसमें तो भाग 1 में वही है, हिंदी से देना चाह रहे हो तो हिंदी, मैथ से देना चाह रहे हो मैथ, साइंस यानी फिजिक्स से देना चाह रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री से देना चाह रहे हो केमिस्ट्री, सब्जेक्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं। ये तो भाग सेकंड वही है जो कि अभी इसमें बताया था हमने, माध्यमिक वाले में वही उच्च माध्यमिक वाले में। इसमें क्या है कि प्राथमिक गणित है, जीएस है, साइंस है और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। केवल जैसे देखिए प्राथमिक के लिए लेवल कुछ हल्का रहेगा, माध्यमिक के लिए थोड़ा अप लेवल रहेगा, जो इसमें सेकंड पार्ट वाला है जीएस का या इन क्वेश्चनों का है, और उच्च माध्यमिक के लिए उसका लेवल थोड़ा और अप रहेगा। वो अंतर होगा आपका डिफिकल्टी लेवल में। अच्छा बात करते हैं इसमें नेगेटिव मार्किंग का क्या रोल है। देखिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी होंगे, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, यानी नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। कितनी नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी ये भी नहीं बताया, लेकिन हाँ ये श्योर कर दिया कि इन्होंने नेगेटिव मार्किंग इसमें परीक्षा में रहेगी। अच्छा उसके बाद में क्वालिफाइंग नेचर क्या है, देखिए सामान्य वर्ग के लिए 40% लाना अनिवार्य है, पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 36.5% लाना अनिवार्य है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिलाएं और निःशक्तता से ग्रस्त उम्मीदवारों के लिए 32% क्वालिफाइंग नंबर रखे गए हैं। अगर इससे कम अगर आपके अंक आते हैं या इससे कम परसेंटेज आते हैं तो आप प्रतियोगी परीक्षा में डिसक्वालीफाई पहले से ही बाहर हो जाएंगे। यानी ये मिनिमम मार्क्स या मिनिमम परसेंट है, इतना तो आपको परीक्षा में लाना ही लाना है, तब आप इस परीक्षा के लिए क्वालिफाइंग माने जाएंगे। उसके बाद में मेरिट लगेगी। सबसे मेन बात है कि जो अदर स्टेट की बात की जाए कि अदर स्टेट के विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते हैं, वो हम बताएंगे। अगर नहीं सम्मिलित हो सकते हैं तो उनके सम्मिलित होने का क्या तरीका है, चलिए देखते हैं फिर आगे इस बात को। देखिए सिलेबस जारी करने से पहले उन्होंने नियमावली बनाई थी, उसमें क्लियर कर दिया था कि जो भारत का तो नागरिक होना चाहिए। पहली पॉइंट में उन्होंने बताया था कि विद्यालय अध्यापक के पद व नियुक्ति है तो अनिवार्य अर्हता में भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो, वही इस शिक्षक भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए बिहार सरकार द्वारा जो नियमावली बनाई गई है उसके आधार पर तो इन्होंने साफ क्लियर किया है कि हम भाई अपने स्टेट के विद्यार्थियों को ही मौका देंगे, अदर स्टेट के विद्यार्थियों को मौका नहीं देंगे। देखिए इस नियमावली से तो स्पष्ट है कि मतलब अदर स्टेट के विद्यार्थियों को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन एक तरीका है जिससे कि अदर स्टेट के स्टूडेंट भी इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। वो कौन सा, देखिए यहाँ पर हम आपके सामने 3 केसों का डिस्कशन करेंगे जिसमें माननीय कोर्ट ने इसी प्रकार के मतलब डिसीजन के लिए जो राज्य सरकारों ने लिया गया था
उसमें विद्यार्थियों को सम्मिलित होने का मौका दिया है अदर स्टेट वालों को। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर काफ़ी लंबे हैं इन तीनों ऑर्डरों के, लेकिन हम जो काम की बात करेंगे केवल उतना ही आपको यहाँ पर बताएंगे। देखिए सबसे पहला ये ऑर्डर है आपका सुप्रीम कोर्ट में जो ये रिट फाइल की गई थी उसमें ये ऑर्डर था, यानी जो ऑर्डर था या फिर केस था वो किस में था, वीणा वादिनी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और ये किसका था, कहाँ का ये विद्यालय, मध्य प्रदेश का है, और वर्सेस कहाँ पर था, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। यानी कहने का मतलब इस ऑर्डर में था क्या कि जो यहाँ का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था और वहाँ की मध्य प्रदेश सरकार ने ये बोल दिया था कि सभी जो सीटें आपको वो मध्य प्रदेश राज्य के निवासियों द्वारा ही भरनी है। तो जो विद्यालय था वो इसके अगेंस्ट कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, देखिए ऑर्डर भी दिखाते हैं हम। उस ऑर्डर में बोला गया था द टोटल सीट्स मेक्स इट ए होलसेल रिजर्वेशन विच हैज बीन हेल्ड इन प्रदीप जैन टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कहने का मतलब है कि ये जो आपका जो डिसीजन है कि मध्य प्रदेश राज्य के स्टूडेंट है सो ये सभी सीटें भरी जाएंगी, तो आर्टिकल 14 का ये क्या है, अवमानना है, यानी आर्टिकल 14 के विरुद्ध आपने ये निर्णय लिया है। तो इस कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ऑर्डर दिया था स्टेट गवर्नमेंट को कि आप अपना डिसीजन वापस लें, आप होलसेल रिजर्वेशन यानी संपूर्ण सीटों को रिजर्व नहीं कर सकते हैं, आप अदर स्टेट वालों को मौका दें। इस केस में अदर स्टेट वालों ने भी उस इंस्टीट्यूट में सम्मिलित करके अपनी सीटों को लिया था, यानी पहली बात तो ये सीट के ऊपर थी। अच्छा दूसरा बता देते हैं, मध्य प्रदेश का केस बता देते हैं आपको, दूसरा केस और था। मध्य प्रदेश सरकार क्या करती थी कि मध्य प्रदेश सरकार प्रत्येक भर्ती प्रक्रिया के लिए सबसे पहले अपने पोर्टल पर, जो वहाँ का पोर्टल होता है उस पर रजिस्ट्रेशन कराती थी। रजिस्ट्रेशन में क्या होता था, एक कॉलम आता था कि वहाँ पर वो मांगा जाता था, जब रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो उस रजिस्ट्रेशन में बोला जाता था कि आप मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, और जब अदर स्टेट का स्टूडेंट होगा तो वो डिस्ट्रिक्ट नहीं चेंज कर पाएगा, यानी कि उसे वहाँ पे समस्या होती थी। यानी कि मतलब बच्चों को बोलते देते थे कि अदर स्टेट के बाहर के अभ्यर्थी भाग लें, लेकिन उन्हें दूसरी प्रक्रिया द्वारा बाहर निकालने का उनका एक प्रोसेस था। इस पर जो भोपाल हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश का उसने संज्ञान लिया तथा उस वाले मैटर में तथा उस वाले जो रजिस्ट्रेशन वाले मैटर था उसमें सरकार को दिशा निर्देश जारी किए कि अदर स्टेट वाले स्टूडेंटों को सम्मिलित कीजिए तथा आप अपने इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में से इस कॉलम को हटाइए या फिर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बंद कीजिए। यानी कहने का मतलब है यहाँ पर भी अदर स्टेट के विद्यार्थियों को सम्मिलित होने का मौका दिया गया। अच्छा देखिए ये जो आपका केस है ये केस आपका यूपी का है, और यूपी वर्सेस इसमें जो स्टूडेंट थे वो बिहार स्टेट के स्टूडेंट थे, जो कि 69,000 भर्ती प्रक्रिया यूपी में कंडक्ट हुई थी। उस उत्तर प्रदेश सरकार में ये एक रूल बना दिया था कि जो 5 साल मिनिमम 5 ईयर्स ऐसे स्टूडेंट हमारे यहाँ सम्मिलित हो सकते हैं यूपी में, जो कि 5 ईयर्स यहाँ पर जिनके पास में डोमिसाइल होगा, यानी 5 साल से निवास कर रहे होंगे, 5 साल का मूल निवास प्रमाण पत्र होगा, वही अभ्यर्थी यहाँ शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। तो हुआ क्या था कि अदर स्टेट वाले स्टूडेंटों ने और खास करके बिहार स्टेट के स्टूडेंटों ने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करने के बाद में डीबी में उन्हें रोका गया, तो वो स्टूडेंट कोर्ट चले गए और कोर्ट ने देखिए इन स्टूडेंटों के फेवर में एक डिसीजन दिया, और उस डिसीजन में बताया, देखिए हमारे डिसीजन में माननीय कोर्ट ने बोला कि जो आपने जो 5 ईयर्स का, देखिए 5 ईयर्स का जो आपने ये कंडीशन लगाई है ये आपके आर्टिकल 16(2) का, इसका मतलब ये अवमानना है, आपको जो संविधान के विरुद्ध आप ये प्रक्रिया आपने अपनाई है। द स्टेट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस और एनी ऑफ देम, इन सब के आधार पर किसी भी अभ्यर्थी को या फिर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रक्रिया में सम्मिलित होने से नहीं रोक सकती है। यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ देखिए क्लियर करके लिखा गया है कि आप उसके जन्म स्थान के आधार पर किसी भी भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए नहीं रोक सकते हैं। और यूपी सरकार को ऑर्डर दिया कोर्ट ने कि आप जो रोक लगाई है आपने उसे हटाएं। देखिए यहाँ बताया गया था कि द बोर्ड इज हियरबाय कमांडेड टू पब्लिश नोटिस इन लीडिंग न्यूज़पेपर हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन डिफरेंट स्टेट्स इनवाइटिंग ऑल, यानी लगा कि जो अदर स्टेट के जो विद्यार्थी हैं उन्हें आप इस आधार पर कि आप 5 साल का आपके पास रेजिडेंस नहीं है यानी मूल निवास नहीं है, उस आधार पर बाहर नहीं कर सकते हैं। ये आपका आर्टिकल 16(2) का यानी वायलेंस है, और इसका मतलब आप संविधान के विरुद्ध जा रहे हैं। आप एक न्यूज़पेपर में
और इसका मतलब आप न्यूज़पेपर में सूचना निकालें तथा अदर स्टेट के सभी विद्यार्थियों को सम्मिलित करें। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी विद्यार्थी पटना हाई कोर्ट में, माननीय पटना हाई कोर्ट में रिट दायर करता है कि हमें इस आधार पर, क्योंकि हम बिहार राज्य के निवासी नहीं हैं, इस आधार पर हमें इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने से रोका जा रहा है, तो निश्चित ही, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है और इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी ऑर्डर है सेम इसी डिसीजन में। तो इस प्रकार जब कोई भी कोर्ट के ऑर्डर पहले से किसी भी डिसीजन के फेवर में, यानी पहले से भी किसी भी केस के फेवर में इस तरीके के में आ जाते हैं, तो ज़्यादातर जो डिसीजन है, पहले जो डिसीजन आ चुके हैं उसी के आधार पर होते हैं। तो हम आपको बताते हैं, अगर कोई देखिए अदर स्टेट के स्टूडेंट अगर पटना हाई कोर्ट में रिट दायर करते हैं इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए, तो निश्चित ही उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको विभिन्न शिक्षक भर्तियों एवं कंपटीशन एग्जाम से संबंधित सूचनाएं मिलें और आपको इस चैनल से विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। धन्यवाद।